तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का फर्स्ट। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का फर्स्ट। इसमें उसने पूछा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये जो समीकरण युग्म उसने दिए हुए हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बस हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। यानी तीनों मान जब बराबर हों तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें सिर्फ ए और बी का मान ज्ञात करना है, बाकी हम करके सीखेंगे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें दोनों समीकरण युग्म उतारने हैं। पहला समीकरण क्या है कि 2x + 3y बराबर 7। ये उसने पहला समीकरण दिया हुआ है। इसे हमें पहले तो सही फॉर्म में लिखना है, तो हम सही फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो पहले तो आएगा x का पद यानी 2x, फिर y का पद यानी 3y, और उसके बाद अचर पद आएगा। ठीक है, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किस रूप में होता है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो ये जो c है ये इधर आना चाहिए, तो ये प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 7 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा हम उतारेंगे। तो दूसरा उसने दिया है a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। इसे भी हम सही तरीके से लिख लेंगे। देखो x के साथ जो पद है, जो भी संख्या है चाहे वो चर हो या चर हो, वो हमेशा x का गुणांक होता है। यानी ये पूरा a है, ये b है, y के साथ है, और ये बाकी जो इधर है इसे इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा c। ठीक है, तो इसे पहले तो सही फॉर्म में लिख लेंगे कि a - b x + a + b y, और ये प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में 3a, ये प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का b, और ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा कितना, 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें दोनों समीकरणों में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण, पहले हम समीकरण नंबर 1 में देखेंगे ना, समीकरण 1 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 की तुलना ax + by + c से करेंगे तो पहले समीकरण में हमें a1 पता चल जाएगा। a1 बराबर है हमारा 2, b1 हमारा है 3। ठीक है, y के साथ जो गुणांक है वो b1 है हमारा, और c1 हमारा क्या है, c1 है -7। ठीक है, अब ऐसे ही हमें दूसरे समीकरण से भी a2 b2 c2 ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर। अब जब समीकरण नंबर 2 की तुलना हम ax + by + c से करेंगे तो हमारा a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, a - b, यानी a - b, चाहे तो इसे ब्रैकेट में करके लिख लो चाहे बिना ब्रैकेट के लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, b2 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा a + b, यानी a + b, ये हमारा b2 है।
और C2 हमारा क्या हो जाएगा, C2 देखो x का गुणांक a हो गया, y का गुणांक b हो गया, और जो बाकी बचा वो हमारा अचर पद हो गया। जैसे इसमें बाकी ये बचा था तो ये अचर पद है, तो ये बाकी अचर पद है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 2, ये हमारा C2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है, देखो इसके हमें आंसर तो पता है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम क्या लिखेंगे कि अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होने हेतु। ठीक है, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के, यानी तीनों मान बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे। a1 हमारा क्या है, यानी 2 बटे a2 क्या है, a माइनस b बराबर है 3 बटे a प्लस b, और बराबर है 7, वो भी माइनस का, बटे माइनस का 3a माइनस b प्लस 2। ठीक है, ये हमने मान रख लिए इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें सेम वैसे ही वज्रगुणन विधि क्या थी वो, कि हमें इसकी तुलना इससे करनी है, यानी इसके सामने इसे रखना है, फिर अगली बार इसके सामने इसे रखना है, तो हमें 2 समीकरण पर मिल जाएंगे इससे। ठीक है, तो करके देखते हैं और आगे समझते रहते हैं साथ के साथ ही। ठीक है, तो 2 बटे यानी a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2 हम लिखेंगे। तो 2 बटे a माइनस b बराबर माइनस का 7 बटे माइनस का 3a माइनस b प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वज्रगुणा करनी है इसकी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसे एक समीकरण का रूप दे देते हैं। तो 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस का, भाई सीधा मैं से चलो पहले लिख ही रहा हूँ कि 2 ब्रैकेट 3a, वो भी माइनस का, और माइनस का b और प्लस 2, इसकी गुणा इसमें हो रही है, और बराबर माइनस के 7 की गुणा किस में हो रही है, a माइनस b से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वज्रगुणा करके हम इसे एक समीकरण के रूप दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी माइनस का 6a और माइनस का 2b और प्लस 2 दूनी 4, और बराबर 7 के अंदर गुणा, यानी माइनस का 7a और माइनस माइनस प्लस हो गया 7b। ठीक है, अब इसे सही तरीके से हम लिख लेंगे एक समीकरण के रूप में जैसे लिखते हैं। तो a को a के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसे आगे लिख रहा हूँ 7a, उसके बाद ये 7 में इसके लिख लो 6a, इसे थोड़ी ना ले गए हम कहीं। ठीक है, ये तो इधर ही है, और माइनस का b, अच्छा ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस की b हो जाएगा, ये भी माइनस का 2b, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 7b, और ये प्लस का 4 यहाँ है ही, और उधर कोई नहीं बचा तो उधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 7, ये भी a का पद है, ये भी a का पद है। ठीक है, तो a के पद से a का पद और b के पद से b का पद सॉल्व करेंगे हम। और जब संख्या है, अब संख्या और कोई सी तो नहीं है, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे 0 तो लिखेंगे। तो 7 में से 6 गया, देखो उल्टे चिन्ह है ना, तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा, a, यानी a के लिख लो चाहे a लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों चिन्ह माइनस के हैं यानी जुड़ेंगे। तो 7 और 2 9, यानी माइनस का 9b और प्लस का 4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। अब ऐसे ही जैसे हमने इसमें इसके सामने इसे लेके गए, ऐसे ही इसके सामने इसे लेके जाएंगे, यानी b1 बटे b2 बराबर रखेंगे c1 बटे c2 के साथ। तो हम करेंगे b1 बटे b2 क्या है हमारा, 3 बटे a प्लस b, और बराबर माइनस का 7 बटे माइनस का 3a माइनस b प्लस 2। ठीक है, अब इसे भी हम वज्रगुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 की इसमें गुणा, तो 3 ब्रैकेट माइनस का 3a माइनस b प्लस का 2,
ठीक है। हम इस तरह लिखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है और हम आराम से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं यहाँ माइंड ही माइंड में यहाँ मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख देता थोड़ी गलती हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा सही तरीके से करेंगे। तो ये माइनस का 7 है, इसकी गुणा किस में हो जाएगी, a प्लस बी में, ठीक है। अब इसमें इसे भी हम एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। कैसे बनाएंगे समीकरण के रूप में, अंदर गुणा कर लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस का 9a माइनस का 3b और प्लस 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 7a, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7a और माइनस प्लस माइनस का 7b, ठीक है। अब इसे भी और सॉल्व करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9a और माइनस का नहीं प्लस का 7a, ठीक है। ये माइनस का है, a के पास ले गया मैं, 7 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब माइनस का 3b, ये माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का 7b, ठीक है। और प्लस का 6 इधर था ही बराबर 0। अब इसे और सही से करके लिख लेंगे हम। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे। तो 9 में से 7 गए तो क्या बचा, 2। तो यानी माइनस का 2a और ये हो जाएगा क्या, ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी घटेंगे। तो 7 में से 3 गया तो बचा 4 ना, तो 4 बचेगा। तो यानी ये प्लस का बचेगा क्योंकि 7 बड़ा है, इसमें तो 9 बड़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया था। यहाँ 7 बड़ा है तो प्लस का 4b और प्लस 6, क्योंकि संख्या कोई और सी नहीं है तो इसलिए हम प्लस का 6 जो को तो लिखेंगे, इसे तो सॉल्व करना ही नहीं है जब कोई और संख्या नहीं है, तो बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए। अब देखो इसे चाहे तो हम और भी सॉल्व करके इसे हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण हो गए। हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं हम, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से, ठीक है। जो आपको आसान लगती है आप उस विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ विलोपन विधि से, दोनों समीकरण सॉल्व करूँगा विलोपन विधि से, तो उसमें हमें a और b के मान पता चल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को मैं सही तरीके से लिखूँगा और फिर, ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, बराबर से उधर ले जाते हैं ना c को, तो इन दोनों को मैं बराबर से उधर ले जाऊँगा और सीधा फिर हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये 2 समीकरण हमने बनाए हैं। तीसरा समीकरण हमारा a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0 और चौथा समीकरण माइनस का 2a प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हम इसे किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो मैं लिख दूंगा कि विलोपन विधि से, या विलोपन विधि द्वारा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, पहले तो c वाला पद उधर लेके जाते हैं और साथ में किसी भी एक चर का मान हमें समान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम किस चर को हम समान बना सकते हैं आसानी से। देखो इसे तो बना नहीं सकते, तो इसे बना सकते हैं। इसमें 2 की गुणा हो जाएगी तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चर को हम समान बनाएंगे, उसके साइन को नहीं, सिर्फ चर को, ठीक है। एक चर के गुणांक को, सॉरी, एक चर के गुणांक को हम समान बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 की गुणा करने पर तथा समीकरण 3 व 4 को व्यवस्थित, यानी सही रूप में हम लिखेंगे इसे, व्यवस्थित करने पर, ठीक है। गुणा करने पर और व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, जब हम 2 की गुणा कर देंगे तो 2 इसमें हो क्या हो जाएगा, 2a माइनस, अब इसमें भी 2 की गुणा हो जाएगी तो 9 दूनी 18b और ये प्लस, इसमें भी 2 की गुणा हो जाएगी। चाहे से तो मैं बराबर से उधर लेके चले जाऊँगा, अच्छा ये प्लस में है, ये उधर किस में चले आएगा, ये माइनस में चले आएगा ना, तो ये मैं सीधा इधर यहाँ बराबर कर दूँ, बराबर, और ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे इसे समीकरण नंबर 3 ही रखे रहने दो, चाहे इसे आप 5वां बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। जितने समीकरण बनाते रहो उतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जब इसे हमने लिख लिया, अब इसे भी हम क्या करेंगे, इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4b और बराबर माइनस का 6, ठीक है। पहले समीकरण में हमने 2 की गुणा करी तो 2a हो गया, 2 × 18 हो गया और 2 × 8 हो गया, वो भी उधर से लेके जाके हम माइनस का हो गया वो, ठीक है। अब हमारे पास दोनों समीकरण हो गए, क्या है, ये 5 ये 6,
ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चाहे तो लिख लो इसे, यहाँ लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लिखने में, ठीक है। चाहे ऊपर लिख सकते हो थोड़ा सा गैप देकर, बट यहाँ गैप नहीं है तो मैं सीधा यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा, जिस चर का मान हमने समान किया है अब उसे हमें चिन्ह देखना है। हमने पहले तो समान किया चर, पहला स्टेप हमारा यही था। अब हम दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमें जिस चर का गुणांक हमने समान किया है, ठीक है, जिस चर का हमने गुणांक समान किया है उसके चिन्ह को देखना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी उल्टे चिन्ह है तो ये तो कट जाएंगे आराम से। तो जब हमें चिन्ह नहीं बदलने होते तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। और अगर हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत होती है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, ठीक है, 5 और 6 को हमने जोड़ा, तो जोड़ेंगे तो यानी साइन चेंज नहीं होंगे उसके, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये तो कट जाएंगे आराम से। अब देखो ये भी उल्टे चिन्ह है, ये माइनस का है ये प्लस का है, यानी घट जाएंगे। तो 18 में से 4 गए तो बचे 14, और जो चिन्ह है वो माइनस का है क्योंकि 18 बड़ा है तो उसका चिन्ह हमने ले लिया माइनस का 14b। और बराबर ये दोनों माइनस माइनस के चिन्ह है यानी जुड़ेंगे, 8 और 6 14, और दोनों के पास माइनस के चिन्ह है तो इसलिए ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से चाहे हम यहाँ से माइनस काट सकते हैं, ठीक है, चाहे इसे इधर भाग में लेके जाके जब भी काट सकते हैं, चाहे दोनों तरीका एक ही है, ठीक है। तो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, चाहे कैसे भी कर लो। तो 14/14 हो जाएगा। तो 14 से 14 कटेगा तो कितने पे कटेगा, 1 पर कटेगा। तो b का मान क्या निकल के आया, b का मान निकल के आया 1। अब हम किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 3 में b का मान रखने पर, जब हम मान रख देंगे b का समीकरण नंबर 3 में, ठीक है, तो उसमें हमें क्या किसका मान पता चल जाएगा, हमें a का मान पता चल जाएगा। तो दोनों मान हमें ज्ञात हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो b का मान हम समीकरण नंबर किस में रख रहे हैं, 3 में रख रहे हैं। तो 3 में रख रहे हैं तो समीकरण नंबर 3 उतारना पड़ेगा, a - 9b + 4 = 0। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 9 गुणा 1, b की जगह हमने 1 रखा, और +4 = 0, और a - 9, और ये हो जाएगा +4 = 0। तो a, ये माइनस का है ये प्लस का है तो उल्टे चिन्ह है तो यानी घट जाएंगे। 9 में से 4 गया तो बचा 5, यानी -5 = 0। और a का मान क्या निकल के आया, a का मान निकल के आया हमारा a, ये संख्या उधर ले जाओ तो 5 आ जाएगा। तो a का मान क्या निकल के आया हमारा, a = 5 और b = 1। यही हमारे आंसर हैं और यही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया है, प्रश्न अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चाहे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर आपने मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।